गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का समय बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। तो एज वी नो, GQG पार्टनर्स एक ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड कंपनी है। वो कंपनी ने बहुत बड़ा स्टेक लिया था अडानी में। जब अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स ऊपर से 25, 30, 40, 50% करेक्ट हो गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। तो रिसेंटली जो अडानी ग्रुप पे एलिगेशंस लगे हैं वापस से ब्राइबरी के, उनके कुछ ऑफिशियल्स पे, कुछ मेंबर्स पे। तो GQG पार्टनर्स के स्टेटमेंट आया है कि जो भी एक्शंस ले रही है डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ अमेरिका की बात हो रही है, एंड SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उनके द्वारा जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो एक इंडिविजुअल्स पे लिए जा रहे हैं, वो एज अ होल अडानी ग्रुप पे नहीं लिए जा रहे। तो GQG पार्टनर्स डोंट सी एनी फंडामेंटल डाउनग्रेड फ्रॉम दीज थिंग्स। मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ हाँ, फंडामेंटल डाउनग्रेड तो नहीं होगा, फंडामेंटली तो कंपनी वीक नहीं होगी, बट रिजल्ट्स पे असर पड़ सकता है क्योंकि एज वी नो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत उनके कैंसिल हुए हैं। रिसेंटली केनिया ने भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनका एक कैंसिल किया है। तो एक काइंड ऑफ सपोर्टिव स्टेटमेंट आ रही है GQG से। देखते हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वार्टर है Q3, उसमें तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट नेक्स्ट ईयर के Q2 Q3 में आई थिंक रिफ्लेक्ट हो सकता है ये सारे, और पता चलेगा फिर कैसा सब कुछ चल रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप आते ही, जो भी अभी आए भी नहीं है, उन्होंने शायद अभी तक प्लेज किया भी नहीं है, उन्होंने बोल दिया है कि हम चाइना से जो भी सामान आएगा उस पर अराउंड 10% हाइक टैरिफ लगाएंगे, और जो कनाडा से और मैक्सिको से सामान आएगा उस पर हम लोग 25% के अराउंड टैरिफ लगाएंगे। बहुत ही बहुत ही अजीब चीज़ है, जो कि एक्चुअली थी भी कि चाइना पे जो टैरिफ लगने वाला था वो पहले से ही बोल रहे थे। बट इट्स काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि टैरिफ चाइना पे कम लग रहा है 10% का, और मेक्सिको और कनाडा पे ज़्यादा लग रहा है 25% का। जो मुझे लगता है इस केस में ये है कि चाइना से काफ़ी सामान आता है, चाइना को नो को थोड़ा हल्का करना था, तो इसलिए उस पर टैरिफ लगाया गया, वो जो कि पहले भी प्लान था। बट उस पर ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते थे क्योंकि इन्फ्लेशन राइज हो जाता है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में जितना भी सामान आता है वो चाइना से आता है, और इवन अमेरिका आई थिंक उस कॉस्ट पे बना भी नहीं सकती जिस कॉस्ट पे चाइना पे सामान बनता है और यहाँ पे शिप हो जाता है, अमेरिका में आ जाता है। क्योंकि चाइना और इंडिया इन सब कंट्रीज़ में लेबर कॉस्ट बहुत कम है। चाइना को डराना था तो ऑब्वियसली उन पे टैरिफ लगाने थे, जो कि कम लगा है 10%, और मैक्सिको और कनाडा पे जो भी वो लोग इंपोर्ट करते होंगे US, उस पर 25% के अराउंड लगा है, क्योंकि शायद वहाँ पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो उतना अच्छा बिहेव कर सकती है कि वो इस टैरिफ को झेल पाए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका में एक बहुत बड़ी रिटेल चेन टाइप कंपनी है। रिटेल चेन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट उनके स्टोर्स हैं काफ़ी, जहाँ पे आप जाके बच्चों के लिए और बड़ों के लिए क्लोथिंग, शूज़ और बाकी सब एक्सेसरीज ले सकते हैं। उसका नाम है नॉर्डस्ट्रम, NORDSTROM। ये बहुत बड़ी एक रिटेल शॉप टाइप होती है, बहुत सारे आउटलेट होते हैं इसके। तो इन्होंने ईयर ऑन ईयर 4% का ग्रोथ दिखाया है, और जो बोला जा रहा है कि एस्टिमेट्स बीट किया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं रेट कट्स के हमें थोड़े से फ़ायदे दिख रहे हैं, थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि हाँ, लोग बाहर जा रहे हैं, रेट कट होने के बाद सामान सस्ता हुआ है, लोग खरीद रहे हैं। ये सब बात तो हो गई इंटरनेशनल मार्केट की। बात करेंगे इंडियन मार्केट की। तो कल वोडाफोन आइडिया, जो हमारी एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, वो 7-8% भागी है। क्यों भागी है उसका एक रीज़न ये है कि यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि बैंक गारंटीज़ की ज़रूरत नहीं है टेलीकॉम कंपनीज़ को पैसे उठाने के लिए। इससे क्या असर पड़ेगा? इससे जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे जियो हो गई या एयरटेल हो गई, इन पे तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, इनको पैसा मिल जाएगा बिना किसी गारंटी दिए। बट जो छोटी कंपनी जो कंपटीशन में अभी भी एक है, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया, जिसपे बहुत डेट है, अभी भी बहुत डेट है, और उसको अभी भी कैपिटल चाहिए, अपना डेट रीपे करने को चाहिए, कैपिटल चाहिए उनको कि अपना नेटवर्क बढ़ाएं और कस्टमर्स को लेके आएँ, और तो उन लोगों को थोड़ी मदद हो सकती है। आई डोंट से कि फंडामेंटली इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, डेट मिलने में थोड़ा सा इजी होगा,
पहले जैसे वो उनको गारंटी पे कुछ अगर देना पड़ता था, उनको कुछ इशू करना पड़ता था, तो अब उनको इशू नहीं करना पड़ेगा। बट आई डोंट सी कि 7% भागने का क्या रीज़न है। कोई कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है कि ये 7% भाग जाना चाहिए था। वापस से बातें शुरू हो गई हैं कि ये 8 रुपये से 20 रुपये 30 रुपये तक जाएगा। पहले भी 18 रुपये पे गया था ये, फिर वापस 7-8 रुपये पे आ गया था। और बस यही सब कहानियाँ चलती हैं ऐसी कंपनीज़ में, क्योंकि ये कंपनीज अब बहुत एक हॉट फेवरेट है। लोग अलग अलग लेवल पे फंसे हुए हैं। अगर ये कंपनी का प्राइस 8 से 9 पे जाता है तो बहुत लोग 8 रुपये 50 पैसे पे फंसे होंगे जो बेचेंगे। अगर 9 से 10 पे जाता है तो फिर बहुत लोग होंगे जो कि 9 रुपये 50 पैसे पे बैठे होंगे जो बेचेंगे। 10 से 12 पे जाता है तो करोड़ों लोग, हज़ारों हज़ारों लाखों लोग होंगे जो 11 रुपये के लेवल पे फंसे होंगे, फिर वो बेचेंगे। तो आई डोंट सी कि वापस से 20 रुपये 25 रुपये या 30 रुपये पे जाता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। तो अडानी ग्रुप में वापस से हम लोग को ब्लड बाथ देखने को मिला। मार्केट रिसेंट जो मार्केट में बाइंग आई थी FII की करीबन 9,000 करोड़ की, बहुत दिनों बाद, आई थिंक 36 ट्रेडिंग सेशंस बाद आई थी बाइंग FII की। उन्होंने शायद थोड़ा सा अफेक्ट किया अडानी ग्रुप को। ग्रीन में बंद हुए थे वो प्रीवियस सेशन, येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे का सेशन था, उसमें वो ग्रीन में बंद हुए थे। बट फिर वापस से कल वापस से बिल्कुल ब्लड बाथ था अडानी के शेयर्स में। मार्केट भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया था फ्राइडे को, 1000 पॉइंट 1500-1800 पॉइंट के अप्रॉक्स। फिर वापस मंडे को मार्केट ने करीबन 1600 का हाई मारा था। मार्केट ने शायद 1600 ऊपर पॉइंट गया था, फिर नीचे आया 800 के अराउंड आया, 400-500 पॉइंट गिरा, फिर 200-300 पॉइंट ऊपर आया। तो मार्केट ऐसे ही चल रहा था। आई थिंक हैंगओवर कंप्लीट हो चुका है, जो भी महाराष्ट्र के इलेक्शन का हैंगओवर था मार्केट को। और मार्केट कल 300-400 पॉइंट नीचे था आई गेस। तो अब मुझे लगता है कि रिजल्ट सीज़न भी आ रहा है। सबसे पहली कंपनी जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनका रिजल्ट आ रहा है जनवरी में। आई गेस 22 जनवरी उनका रिजल्ट डेट है। और ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। Q3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए कंपनीज़ की कि कौन सी कंपनी आगे चलती है, कौन सी कंपनी रुकती है और क्या होता है। क्योंकि अगर FII वापस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फालतू कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो फालतू ऐसी कंपनीज़ में पैसा नहीं डालेंगे जिनका कि रिटर्न ना हो फंडामेंटली। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में ऐसे स्टॉक्स रहा जो फंडामेंटली अच्छे नहीं है, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, जिनमें मार्जिन्स नहीं है, ऐसी कंपनीज में पैसे फंसाना बेवकूफ़ी होती है। और FIIs जो होते हैं वो जनरली ऐसी बेवकूफ़ी करते नहीं हैं। रिसेंट इन सब चीज़ों में हम लोग देख पा रहे हैं कि अडानी के जो बॉन्ड प्राइसेस है, जो अडानी ग्रुप के जो कंपनीज है जो अपने बॉन्ड इशू करते हैं पैसे रेस करने के लिए, वो बॉन्ड प्राइसेस बहुत अफेक्ट हुए हैं। बोलते हैं कि ट्यूसडे को 6% के अराउंड बॉन्ड प्राइसेस फॉल हुए हैं अडानी ग्रुप के सारी कंपनीज में। जिसमें सबसे बड़ा हिट जो लगा है वो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी को लगा हिट, जिसकी की मैच्योरिटी 2039 में होनी थी जिस बॉन्ड की। उसमें 6.12% का डिक्लाइन दिखा है उसके बॉन्ड प्राइसेस में। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और पता नहीं रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी वैसे भी कैसे ही चलेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो भरोसा नहीं है इन्वायरमेंट वगैरह पे। वो बोलते हैं कि बाद में देखी जाएगी ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें बकवास है। तो आज के लिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इतनी न्यूज़ थी। आज मार्केट देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। FII बाई करेंगे, कौन से सेक्टर्स में बाई करेंगे, कौन सी कंपनी स्पेशली बाई करेंगे, उनको क्या लग रहा है, मार्केट लीडर कौन है, और आज मार्केट कैसा बिहेव करता है देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह। तब तक के लिए थैंक यू।